हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अपने डोमिनेटर सीरीज़ की 1 मंथ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना मेहनत लग रहा है, फिर भी हम सब एक साथ हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमिनेटर सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास, जिसमें बायोलॉजी की क्लास 4 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। ये सबसे आज तक की डोमिनेटर सीरीज़ की सबसे लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। आज हम सभी मिल के उसे कंप्लीट करेंगे। क्लास लंबी चलेगी, इसलिए सब्र ज़रूर बना के रखिएगा। और इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप 99 पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर्स आर फ्री टू ऑल। इससे आप अपना नोट्स बना के भी काम चला सकते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी शुरू करते हैं। सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी एक मानव शरीर में काफ़ी सारे सिस्टम्स चलते रहते हैं, यानी काफ़ी सारे ऐसे सर्कल्स हैं जो मिल के एक दूसरे के साथ ऐसे एक वेन डायग्राम जैसे कंपोज अपनी बॉडी को करते हैं। ये इसके बिना ये नहीं चल सकता, इसके बिना ये नहीं चल सकता, इसके बिना ये नहीं चल सकता। तो मिल के काफ़ी सारे सिस्टम्स मिल के काम करते हैं। इसमें सबसे पहला जो सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी खाद्य को पचा के उसमें से जो विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें मिलेंगे उसे खून यानी ब्लड मेन स्ट्रीम में उसे दाखिल कर देना, ताकि यहाँ से वो विटामिन्स अंदर जाके और हमारे पूरे बॉडी में फैल जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? खाना खाएंगे, फूड इनटेक जिसे हम लोग कहेंगे इंजेशन। उसके बाद खाना को पचाना शुरू करेंगे, जिसे कहेंगे डाइजेशन, ब्रेकडाउन होगा खाना का। उसके बाद उसमें से जो निकलेगा वो करेगा बॉडी एब्जॉर्प्शन, उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्ब तो कर लिया, उसके बाद उसको स्प्रेड करेंगे। एसिमिलेशन, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। और जो बचा कुचा खाद्य पदार्थ जिसमें से और कुछ भी ना मिले, जो सेमी सॉलिड वेस्ट, उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा बाय मीन्स ऑफ इजेशन, यानी मलमूत्र त्याग करके हम लोग उसे अपने शरीर से निकाल देंगे। ठीक है, यही है कंप्लीट डाइजेशन। तो डाइजेशन की मैंने यहाँ पर एक इमेज दी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, इन द ह्यूमन बॉडी द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से मुंह से शुरुआत करके जब तक वो मलमूत्र होकर त्याग नहीं हो जाता एज फीकल मैटर एंड यूरिन, तब तक का पूरा प्रोसेस का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले खाना खाएंगे, तो खाना कहाँ से खाएंगे? मुंह से खाएंगे, माउथ से खाएंगे। तो माउथ में अपनी मेन 2-3 चीज़ है। सबसे पहले क्या है? दांत यानी टीथ, जुबा यानी टंग, ये 2 मेन चीज़ है। अब ये जो पैलेट और ओवला है, इसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि डायग्राम में आप देख सकते हैं मुंह की जो ऊपर भाग रहती है उसे हम लोग पैलेट कहते हैं। ठीक है, बट मेन है दांत और जीभ। अच्छा, जैसे खाद्य पदार्थ को हम लोग मुंह में डालते हैं, क्या आता है? मुंह में पानी आता है, थूक निकलता है, सलाइवरी, तो सलाइवा निकलता है। तो वो कौन निकालता है? सलाइवरी ग्लैंड्स निकालते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले सबलिंगुअल, एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो मेरे जीभ के नीचे है, उसे कहते हैं सबलिंगुअल। दूसरी एक रहती है सब मैंडिब्यूलर, जो मेरे निचले जबड़े के पास में है, सब मैंडिब्यूलर। आप बार बार बात करते रहोगे, आप रियलाइज़ करोगे आपके निचले जबड़े के दांत के पास से यहाँ से थूक निकलना शुरू होगी, तो इसे कहते हैं सब मैंडिब्यूलर। और पैरोटिड, पैरोटिड कहने से ये वाली जो चीक रहती है ना, ये वाली चीक, तो यहाँ से भी थूक डायरेक्ट मुंह के अंदर जाती है। ठीक है, तो टोटल 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है। अच्छा, खाना मुंह से खाया, सलाइवा आया, थूक से मिल के यहाँ पर हम लोग चबा दिए, उसे ग्राइंड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से वो खाना नीचे जाएगा। जैसे नीचे आता है, यहाँ पर आता है सबसे पहले फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या है? वो खाद्य नली, फूड पाइप। फूड पाइप जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट्रैकिया को फूड पाइप कहेंगे। सबकी यहाँ पर मैंने थ्योरी दी हुई है, यहाँ पर जस्ट मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से खाया, ट्यूब से होते हुए यहाँ पर जाएगा अपने स्टमक में। स्टमक में क्या करेगा? एक लीवर नाम का एक अंग है जो कि अपने गॉल ब्लैडर एक थैला रहता है जहाँ पर एक जूस रहता है जिसका नाम रहता है बाइल।
ठीक है। तो ये बाइल जूस को यहाँ पर ये लीवर स्टमक के अंदर डाल देगा। जैसे ही डाल देगा वो क्या करेगा, सबसे पहले फैट्स, जो भी इस खाने में फैट्स और कार्ब्स रहेंगे उसे पचाना शुरू करेगा। ठीक है, अब यहाँ से पच गया। अब यहाँ से शुरू होता है उसका मेन सफ़र, जहाँ पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ठीक है, और पतला होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा चौड़ा रहता है लेकिन छोटा रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे घुसा, वहाँ से होते 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 तो मेजॉरिटी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो घुसता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन फिर से उसको फिल्टर करके जो जो चीज़ चाहिए रहता है वो निकाल के फाइनली एनस यानी मल और मूत्र के रूप में, यूरिन और फीकल मैटर के रूप में उसे बाहर फेंक देता है। तो ये हुई मोटी मोटी डाइजेशन की बात। अब आते हैं मेन थ्योरी पे। पहली वाली, माउथ या ओरल कैविटी, जहाँ पर अपने दांत या जीभ प्रेजेंट रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, खाना खाना यहाँ पर स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी इज अ स्पेस, ये माउथ, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी तीनों सेम चीज़ है। बक्कल कैविटी इज अ स्पेस विथ टीथ एंड अ टंग, एक ही जीभ रहती है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। टोटल हमारे 32 दांत रहता है डिवाइडेड बाई 4, ये 4 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, पहले ये दांत के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं, इसे जूम कर लेते हैं, इसे मिटाते हैं और दांत के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 4 टाइप के दांत हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रही है, इंसिजर कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4, बट यहाँ पर तो 8 इंसिजर लिखा है भाई, ऊपर 4 नीचे भी 4, तो 8 हो गया ना। 4 कैनाइन, यहाँ पर तो 2 कैनाइन दिख रही है भाई, नीचे भी 2 है, 4 हो गई है। 8 प्रीमोलर, यहाँ पर 4 प्रीमोलर दिख रहे हैं, नीचे भी 4, ठीक है। ठीक उसी तरह 12 मोलर, यानी यहाँ पर टोटल अपने कितने हुए, 8 प्रीमोलर, 4 कैनाइन और 8 इंसिजर। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो लिखा है ना अपना 12 मोलर, ये 12 मोलर कैसे हुआ, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, 6 और 6 नीचे, टोटल 12 मोलर। मोलर यानी सबसे पीछे वाला दांत को मोलर कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला, ह्यूमन बॉडी की डेंटल फार्मूला क्या है? तो आंसर होगी 2 1 2 3। 2 1 2 3 अब क्या है, हम लोग इस दांत को ऐसे एक भाग में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब सिर्फ एक ही, हम लोग कोई भी एक ही स्पीयर को पकड़ के यहाँ से ही डेंटल फार्मूला डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर कितने इंसिजर है, 1 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखा। यहाँ पर कितने कैनाइन है, मात्र 1, तो 1 लिखा। कितने मोलर है, सॉरी कितने प्रीमोलर है, 2, तो यहाँ पर 2 लिखा। तो यहाँ पर कितने प्रीमोलर, जो कितने अपने मोलर है, 1 2 3 है, तो 2 1 2 3। हम लोग को कुल नहीं लिखना, कुल लिखेंगे तो 8 4 8 12 हो जाएगा, कुल नहीं लिखना। अपर कोई भी पार्ट पकड़ो, ऊपर पकड़ो या नीचे पकड़ो, उसको फिर से हाफ करना। अब जो हम लोग को सेगमेंट मिलेगा उसका डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। तो एग्जाम में जब भी डेंटल फार्मूला पूछे आप सबको एक ही चीज़ मानना है, क्या, 2 1 2 3। अच्छा, ये हुई बड़ों की बात, ठीक है। यहाँ पर मैंने किड्स की, छोटे वाले बच्चों के बारे में भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपका एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द डेंटल फार्मूला फॉर किड्स, बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है। 2 1 2 3 जैसा बड़ों का होता है, बच्चों का क्या होता है, ठीक है। तो ये हुई अपने डेंटल फार्मूला के बाद। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखी है, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ द इनेमल हेल्प्स इन द मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड। ये दांत इतने सफ़ेद क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक कोटिंग है जिसका नाम है इनेमल, ठीक है। ये इनेमल क्या है, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अब जब भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो ये इनेमल क्या होता है, तुरंत, या खट्टी चीज़ खाते हो तो ये करोड़ होने लगता है, यानी ये डैमेज होने लगता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका मुंह का pH 5 to 5.5 के नीचे चले जाता है तो ये इनेमल, आपकी दांत की ये सफ़ेदी उड़ना शुरू हो जाती है। तो आप लोग जब भी रेगुलरली अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उससे क्या होता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है CO2, तो वो क्या एसिडिफाई कर देता है, वो अपना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहता है ना, तो इसीलिए उसमें क्या रहता है, वो एसिड पदार्थ से बना रहता है, तो उसकी pH वैल्यू
अपनी ये इसको एसिडिक बना देती है, यानी 7 से नीचे ले जाती है। तो जैसे नीचे जाती है, अगर 5 to 5.5 रेगुलरली मेंटेन होकर रहा तो आपकी ये दांत की सफ़ेदी जल्दी ही उड़ जाएगी और आपका दांत पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5.5 इसलिए रेगुलर ब्रशिंग ज़रूरी है। और कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स पी के तुरंत दांत को ब्रश ना क्या करिए। क्यों? ऑलरेडी आपने आपका मुंह का पीएच कोल्ड ड्रिंक्स पी के तुरंत कम कर दिया है। अब अगर आप तुरंत घिसने लगोगे तो वो इनामल जल्दी उड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ फन फैक्ट्स है। अच्छा, उसके बाद लिखा है वी हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग। ठीक है, दांत के बारे में तो बता दिया। दांत के ऊपर क्या रहता है? इनेमल रहता है। ठीक तरह जीभ जो अपनी है, इस जीभ में ऐसे डॉट 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 आपको दिखते हैं ना, वो सब क्या है? मिलियंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स। आपको मीठा, खट्टा, कड़वा, ये जो सब कुछ टेस्ट आता है ये ड्यू टू टेस्ट बर्ड्स आता है। ठीक है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसके बारे में आपको बता दिया। एक चीक यानी जो सामने में रहती है यहाँ पर पैराट्विड, इसको चिक कहते हैं। उसके बाद सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ की साइड से निकलती है, और थर्ड है सब लिंगुअल जो कि जीभ के नीचे से निकलती है। तो 3 जगह से अपनी सलाइवा निकलती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सलाइवा कंटेन्स लाइसोजाइम, लाइसोजोम नहीं है ये, लाइसोजाइम एंड टाइलिन, जिसका दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेस। तो ये सब क्या करता है? तुरंत ही कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है एंड हेल्प्स इन मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड। तो आपको याद रहना चाहिए सलाइवा में 2 मेन चीज़, लाइसोजाइम और टाइलिन यानी सलाइवरी एमाइलेस, ये 2 चीज़ प्रेजेंट रहता है। तो इसी के साथ अपने ओरल कैविटी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, मुंह से अब खाना कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। फूड पाइप यानी एसोफेगस में वो खाना घुसेगा। द एसोफेगस इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स इन द पेरिस्टाल्टिक एक्शन टू मूव स्वैलोड फूड डाउन टू द स्टमक। ठीक है, अब क्या फूड पाइप क्या ऐसे लंबा से एक ट्यूब है, तो यहाँ पर जब भी खाना आता है ये ऐसे से, आप लोग जैसे कोई चीज़ को स्वालो करते हो, आप लोग फील करते हो ना कि वो जो एडम्स एप्पल है आपका, जो यहाँ पर ऐसे गले के पास एक तो ऐसे निकल के नहीं रहता है, तो ये चीज़ आप फील करते हो ना। आप जब भी पानी पीते हो तो वो ऐसा होता है। तो इसी मूवमेंट को, जो स्नेक लाइक मूवमेंट रहता है जो खाना को नीचे ढकेलता है, इसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक एक्शन। ठीक है, जिससे खाना को नीचे भेज दिया जाता है। खाना नीचे आया एसोफेगस से, यहाँ पर लिखा है नीचे आया। सबसे पहले क्या आएगा? वो घुसेगा अभी स्टमक में। ये रहा अपना स्टमक का डायग्राम। स्टमक की अपर पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फंडस और नीचे को बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, अपर को बोलते हैं फंडस और नीचे को बोलते हैं पाइलोरिक। अच्छा, और स्टमक जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलती है, यानी स्टमक की लास्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिओडेनम। ठीक है, तो ये मेन चीज़ स्टमक के बारे में। यहाँ पर स्टमक की हम लोग ज़रा सी थ्योरी देख लेते हैं। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। आप भी ध्यान दिए होंगे, मुंह से शुरू किए थे, फूड पाइप से होते होते अभी स्टमक। तो अभी तक के सबसे चौड़ा जगह कौन सा है? अपना ये स्टमक है। इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। इट्स इनर लाइनिंग सीक्रेट्स म्यूकस, यानी एक ऐसी चीज़ जो कि HCl, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जो खाना को पचाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा प्रोडक्शन होता है, तो ये स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता होगा। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए स्टमक के ऊपर एक ग्रीस जैसे, लुब्रिकेंट जैसी लाइनिंग बनी रहती है। वो किसकी रहती है? म्यूकस की रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? स्टमक ये एसिडिटी से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इट्स इनर लाइनिंग सीक्रेट्स 3 चीज़, क्या क्या? म्यूकस टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि खाना को पचाएगा और किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स, एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस जो कि खाना को पचाएगा। बाइल एंड इमल्सीफायर। इमल्सीफायर क्या होता है? आपने देखा है आपकी मम्मी जब भी सब्जी बनाती है उसमें लास्ट में जो हम लोग करी खाते हैं, उसकी जो झोल रहती है उसमें ऐसा ऐसा ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर तैरते रहता है, और जो अपनी तरी और झोल रहती है वो पानी की बनी रहती है। तो वो जो प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग एक ऑयल को, आपको पता है तेल, ऑयल हमेशा क्या है? पानी के ऊपर बैठ जाता है और वाटर हमेशा नीचे बैठ जाता है। तो एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पर इस ऑयल और वाटर को हम लोग ब्लेंड कर सके, उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल क्या करता है? हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें फैट्स रहता है और मॉइस्चर यानी वाटर वेपर, जो वाटर भी रहता है। तो ये दोनों को मिक्स कैसे किया जाए? तो बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो ये बाइल करता है।
और ये कौन बनाता है? इज मेड बाय द लिवर एंड लेटर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, लिवर ऐसा करके रहता है और ठीक उसके नीचे गॉल ब्लैडर रहता है। तो लिवर से जो भी बाइल जूस निकलती है ये फिलहाल के लिए हमेशा स्टोर करके रखता है। जब ज़रूरत पड़े वो पेट में थोड़ी सी बाइल जूस डाल देता है, ताकि खाना जब भी एंट्री करे तो यहाँ से खाना पचना शुरू हो जाए। एंड रिलीज इन द डिओडेनम। तो डायरेक्ट वो क्या करता है? डायरेक्ट डिओडेनम में ही डाल देता है, ताकि खाना पचना बिल्कुल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। फिर यहाँ पर एक बढ़िया सी पॉइंट लिखी है, HCl चेंजेस पेप्सिनोजेन। यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ है HCl का, उसका मेन काम क्या है? दो चीज़ें। एक, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करे और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करे। ठीक है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन, प्रोरेनिन रेनिन। ठीक है, अब क्या कभी कभी क्या होता है, हम लोग को इनडाइजेशन होता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। कभी कभी, अभी मान लीजिए आप रेगुलरली डेली, आपकी बॉडी को पता है कि भाई ये दिन के 1 बजे 1 PM को ये भाई सादा अपना राइस और दाल खाता है। तो आपकी बॉडी हमेशा प्रिपेयर रहती है कि दिन के 1 बजे ये जब भी खाना खाएगा तो मान लीजिए 5 ml ऑफ HCl आपको देनी है। ठीक है, तो वो उतना ही अमाउंट रिलीज करेगा। अब आपने क्या किया? दे दिया उसे सरप्राइज। आपने खा ली बिरयानी या कोई भी ऐसी मसालेदार या राइस और दाल से रिच फूड, तो वो क्या करता है? सडन हाई अमाउंट, उसे पता नहीं रहता कि कितना रिलीज करूँ। 5 की जगह में 10 करना चाहिए, लेकिन वो 15 कर देता है। तो अब क्या, एसिड का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम जो एसिडिटी हम लोग जनरली कहते हैं वो फेस करनी पड़ती है। तो बॉडी को हर चीज़ अडेप्ट करने के लिए समय चाहिए रहता है। आप झट से कभी भी कुछ इधर उधर का खा लेते हो, इसलिए आपको इंडाइजेशन हो जाता है। क्यों? HCl की मात्रा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टमक इरिटेशन होती है। यहाँ पर स्टमक खत्म हुई, अब आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना अभी कहाँ पर पड़ चुका है? पेट से निकल चुका है। हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। 7.5 मीटर्स मतलब आप लोग समझ रहे हो, 1 मीटर लगभग पकड़ के चलिए 3 फीट के करीब रहता है। 3 फीट से भी ज़्यादा रहता है। 1 मीटर 3 फीट भी अगर पकड़े तो 7 या 8 पकड़ लो, 8 × 3 यानी 24 फीट की अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितनी लंबी है सोचिए, बट वो सिकुड़ के सिर्फ अपने छोटे से पेट में रुका रहता है। ये क्या करता है? मोस्ट न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिंग एक्शन ऑकर्स हियर। मेजॉरिटी डाइजेशन यहीं पर हो जाता है। द इनर वॉल्स हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विल्ली। जैसे अपने स्टमक में म्यूकस निकलता था ना, यहाँ पर क्या है? ऐसे, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं। ये क्या करती है? खाने को इधर ढकेलती रहती है, तो इसे कहते हैं विल्ली। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स सच एज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट्स चेंज हो जाता है फैटी एसिड्स में, एंड प्रोटीन चेंजेस इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो ये मेन काम रहता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद आता है लीवर। क्यों? लीवर क्या कर रहा था? अपने बाइल जूस सिक्रीट कर रहा था। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा अंग ग्लैंड कौन है? लीवर है। ठीक है, इट सिक्रेट्स बाइल जूस, जो कि मैंने आपको बताया बाद में गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रहता है। खाना जैसा आता है डिओडेनम में डाल देता है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसीलिए जब भी फैट्स के डाइजेशन ठीक से ना हो सके, या अल्कोहलिक पर्सन है, ज़्यादा दारू ये पीता है, तो उससे क्या होता है? लीवर इफेक्ट होता है। तो आफ्टर कंज्यूमिंग द अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम लोग क्या बोलते हैं? कि उसे फैटी लीवर हो गया है। क्यों? लीवर का मेन फंक्शन क्या है? फैट्स को ये करना। जब वो नहीं कर पाता है, लीवर के ऊपर कंटिन्यूसली एक फैट की लेयर जमती जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं फैटी लीवर। यहाँ पर लिखा है जॉन्डिस, अ लीवर डिजीज इन विच येलोनेस बिल्ड्स अप इन द आइज। जॉन्डिस होने से आँख और चमड़ी क्या? येलोइश हो जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, ये क्यों होती है? इट हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन करके एक चीज़ रहता है, इंक्रीजेस इन द ब्लड। जब भी लीवर डैमेज होती है तो ये बिलीरुबिन की मात्रा खून में काफ़ी ज़ोरों से बढ़ने लग जाती है, और इसी की वजह से अपने आँख और चमड़े येलो पड़ जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। पैनक्रियाज खाली याद रखिए, इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप, लार्ज इंटेस्टाइन। वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ ओनली अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। वो कितनी थी? 7.5 थी।
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये है 1.5, तो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसकी लगभग 5 गुना करने से 7.5 आ रही है, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अगर अपनी पेट से, स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अगर कुछ बच जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में आके उसका एब्जॉर्प्शन करना इसका काम है। अपेंडिसाइटिस ये भी एक बीमारी है जो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लोकेटेड एट द सीसम। यानी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपर ज़रा सा चलते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी आपको पॉइंट दिख रही है, अपेंडिक्स लिखा है। तो ये कभी कभी क्या होते हैं, ये एक ऐसा चीज़ है जिसको ह्यूमन बॉडी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसे अगर कोई काट के फेंक भी दे तो ह्यूमन बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये फूल जाता है, ऐसा बल्ज कर जाता है, ये छोटी सी चीज़ ऐसे सुई जैसे इतनी बड़ी हो जाती है, तो इसे सर्जिकल मेथड से ही काटना पड़ता है। लेकिन अगर इसे अवॉइड किया जाए तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ब्लड की फ्लो के बारे में। अभी तो खाने के बारे में पढ़ लिया, खाना से विटामिन सक करके खून में डाल दिया गया, अब वो खून कैसे घूमता है उसके बारे में जान लेते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम और द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन। कार्डियो क्यों लगा, क्यों ना इसमें हार्ट इन्वॉल्व है। वास्कुलर क्यों लगा, क्यों ना इसमें लंग्स इन्वॉल्व है। इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट्स ब्लड to circulate and transport nutrients, oxygen, CO2, hormones to and from the cells in the body, ठीक है। यानी अच्छी चीज़ शरीर को देना और ब्लड में अगर कोई ख़राब चीज़ हो उसे निकाल के बाहर फेंक देना, ठीक है। कैसे होती है उसके बारे में डिटेल समझेंगे, लेकिन पहले एज यूजुअल इस डायग्राम से ज़रा से चीज़ समझ लेते हैं, इसे ज़रा सा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए हार्ट के यहाँ पर 4 चेम्बर है, 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ से पहला आपको पॉइंट सीखने को बोला, ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने, 4 चेम्बर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली 2 चेम्बर है, ठीक है, इसे कहते हैं ऑरिकल। क्या कहते हैं, ऑरिकल। नीचे जो चेम्बर है इसे कहते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अच्छा, यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इसे कहते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो कितने ऑरिकल है, 2, कितने वेंट्रिकल है, 2, टोटल मिलके 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट्स बना रहे हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट अपने ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अच्छा, इसमें अपने हार्ट में आने वाली और जाने वाली मेन 2 पाइप रहती हैं, ठीक है। तो उन पाइप को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वेन, एक को बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी का काम होता है हमेशा ब्लड को हार्ट से लेके सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचाना, और वेन्स का काम होता है सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के पास से ब्लड को लाके वापस हार्ट को देना। तो इस तरह से ये सर्कल बिल्कुल कंप्लीट होता है, आर्टरी से जाता है और वेन से लौट के आता है, ठीक है। लेकिन एक आर्टरी है और एक वेन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट काम करती है। अभी आप खुद सोचिए, एक वेन है, एक आर्टरी है। आर्टरी हार्ट से खून लेके जा रहा है ऑर्गन्स के पास, ठीक है, और ऑर्गन से खून वेन लेकर आ रहा है हार्ट के पास, कौन, वेन। तो अभी आप खुद एक चीज़ चिंता कीजिए, हार्ट से जब कोई चीज़ लेके जा रहा है तो क्या अच्छी चीज़ लेके जा रहा होगा, तो उसे कहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से ऑर्गन की ओर हम लोग लेके जा रहे हैं, अच्छी चीज़, टिफिन फुल करके ऑक्सीजन लेके हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जब लौटे सारे ऑर्गन्स ने क्या, वो ऑक्सीजन खा लिया, रिसीव कर लिया। अब लौटते वक्त अपने पास क्या है, CO2। यहाँ पर क्या ले देंगे, CO2, यानी खराब चीज़ को वेन लेते हुए फिर से हार्ट के पास आता है, भाई ये खराब चीज़ें मुझे मिली है, ये तुम लो फिल्टर करके फिर से देना, ठीक है। अब हार्ट क्या करता है, इस फिल्टर करने के लिए यहाँ से एक चीज़, यहाँ से एक बाय पाइप उसे भेजता है लंग्स में। क्यों, लंग्स ही वो क्या करेगा, लंग्स उसे फिर से ऑक्सीजन रिच बनाएगा और फिर से लाके हार्ट को दे देगा, फिर आर्टरी यहाँ से पकड़ के जाएगा। तो यहाँ से लंग से अच्छी चीज़ निकली, हार्ट को पहुँची, हार्ट से गई, ऑर्गन ने रिसीव किया, ऑर्गन ने ख़राब चीज़ यानी CO2 दिया, वो हार्ट के पास आई, हार्ट के पास तो ख़राब चीज़ करने का प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है, वो लंग्स के पास भेज दिया और लंग्स एज यूजुअल फिर से फिल्टर करके दे दिया।
तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बता रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने दो मेन पार्ट्स हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि लंग्स मेन पार्ट है, और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसका हार्ट मेन पार्ट है। तो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन दो भाग में डिवाइडेड है, पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया, वेन्स खून हार्ट के पास लाती है, आर्टरीज खून हार्ट से दूर ले जाती है। आर्टरीज कौन से खून लेती है, ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कौन से खून लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आती है, वो क्या, कौन सी वेन है, वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला तो हार्ट के, सारी वेन्स क्या ऑर्गन के पास से हार्ट को खून ला रही है, पल्मोनरी वेन भी एक ऑर्गन लंग्स के पास से हार्ट को खून ला रही है, बट सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड लाती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लाती है। क्यों, लंग्स से ला रही है ना, तो लंग्स क्या उसको बढ़िया बना के देगा ना हार्ट को। ठीक उसी तरह सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती है, बट एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती है, वो कौन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये एक सटल सी डिफरेंस है जो आगे हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे। यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टरीज से। यहाँ पर थ्योरी में लिखा है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ऑर्गन्स के पास खून लेके जाती है। वही वेन्स क्या करती है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, यानी वेरियस बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर लाएगी। सारी आर्टरीज, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या बाकी कोई भी आर्टरी हो, और सारी वेन्स, पल्मोनरी वेन हो या कोई भी वेन हो, काम दोनों का सेम रहेगा। बस पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम रहता है, वो क्या कैरी कर रहा है सिर्फ वही चेंज हो जाता है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स एंड डोंट हैव valves as blood in them flows under high pressure. आर्टरीज, अच्छा यहाँ पर पहले देख लीजिए, दे हैव थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स विथ valves to prevent the backward flow of blood as blood in them flows under low pressure. बिल्कुल इसके ऑपोजिट है ये चीज़, यानी बोलने का मतलब है आर्टरीज में valves क्या होती है, डोंट हैव valves, यानी ऐसे मान लीजिए आर्टरीज ऐसे जा रही है और ये वेन है, तो वेन में एक ऐसी वैल्व रहती है, यानी जिससे खून सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है। वापस आते टाइम ये वैल्व बंद हो जाती है, लेकिन आर्टरीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आर्टरीज में इतनी हाई प्रेशर में जाती है कि बैक आ ही नहीं सकता, तो इसमें वैल्व का कोई भी काम नहीं है, बस ये आर्टरी की दीवार फट ना जाए इसलिए दे हैव थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स। लेकिन वेन्स में क्या, बैक आ नहीं सकता, तो सॉरी बैक आ सकता है, यानी एक ओपनिंग है जिससे ब्लड फिर से वापस जा सकता है, इसलिए इसकी वॉल्स थिन है। जहाँ पर नहीं जा सकता भाई उसकी ना दीवार फटेगी, जहाँ पर जा सकता है वहाँ पर तो प्रेशर रिलीज आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है। आर्टरीज क्या करती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। यहाँ पर दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, इसी के साथ अपना आर्टरीज और वेन जो कि बहुत मेन पार्ट था वो अपने खत्म कर लिया। अच्छा, आर्टरीज और वेन यहाँ पर देखिए, आर्टरीज और वेन जाके आगे यहाँ से देखिए, ये रही वेन जो कि खून लेके इधर जा रही है, और ये रही आर्टरी जो कि खून लेके आ रहे थे। ये लोग बीच में एक ऐसा जाला फॉर्म कर लेते हैं जहाँ पर दोनों मर्ज कर जाते हैं, और ये मर्जिंग जगह को ही हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। तो अभी इस कैपिलरीज के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है, दे आर द फाइन ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, देयरबाय एक्टिंग एज अ नोड ऑफ एक्सचेंज। यानी आर्टरीज का खून वेन के पास कैसे जाएगा, बाय मीन्स ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो नेटवर्क है जहाँ पर मोड ऑफ एक्सचेंज बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी जो हार्ट से गुजरता है वह चीज़ है,
तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज़ साइक्लिकल रिपीटेड, यानी बार बार लब डब जो साउंड बनता है ना, धक 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 जैसे हम लोग कहते हैं, उसी के बारे में। तो ये क्या मेन पार्ट दो भाग में डिवाइडेड है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसके बारे में आपको बताया। अभी सबसे मेन पार्ट अपना हीरो हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हार्ट के डायग्राम तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, ठीक है। और ऊपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। एकमात्र ऐसी वेन है जो डी अपना क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट के पास लाती है, वो कौन है, पल्मोनरी वेन, जो कि लंग से अपनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के देती है। वो कहाँ पर ला के डाल रही है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट ऑरिकल में ला के डाल रही है। और एकमात्र आर्टरी जो ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरी है। ध्यान दीजिए, वो राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही है। तो ये इमेज याद रखिए, ये दो चैम्बर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली। तो इसी के थ्योरी को अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन ह्यूमंस द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। आर्टरीज में खून देती है, तब ना आर्टरीज सारे ऑर्गन्स के पास खून लेके जाती है। आर्टरीज डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू नैरो डक्ट्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज बाद में डिवाइड होके स्मॉल ब्रांच जो कि वेन्स के साथ कैपिलरीज बन के मिल जाती है। इवेंचुअली कैपिलरीज जॉइन टुगेदर फॉर्मिंग स्मॉल वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स एंड दीज लीड इनटू लार्जर वेन्स विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी आर्टरीज ऐसे लेके जाएंगी, सारे ऑर्गन को पहुंचाएगी, फिर बट ये आर्टरी कहीं ना कहीं तो वेन में बदलनी पड़ेगी ताकि वेन खून वापस लेके हार्ट के पास जा सके। तो वही लिखा है, कैपिलरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आर्टरी वेन में बदल जाता है। द एओटा इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। एओटा जो क्या कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून लेके जा रही है टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल अदर ऑर्गन्स, ठीक है। बट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर क्या कर रहा था, खून लेके जा रही थी बट लंग्स के पास, क्यों, ये खराब खून है इसलिए प्यूरिफाई करके, प्यूरिफाई किया, ला के दे दिया किसे, लंग्स ने दे दिया पल्मोनरी वेन को, और पल्मोनरी वेन ने ला के दे दिया लेफ्ट ऑरिकल को, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर से खून यहाँ पर पहुँचता है और ये वाला खून चले जाता है अपने पूरे बॉडी पार्ट में डिवाइड फैलने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, द एओटा इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट, इसको हम पढ़ लिया। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। यहाँ पर लिखा ना, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन क्या करता है, फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल, फ्रॉम द लंग्स, ये तो फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल लिखा है ना। तो जो बोला है वही बस थ्योरी में लिख दिया है। अब डायग्राम समझ जाओगे तो ये सब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। द हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, क्या क्या, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल में क्या होता है, द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स ब्लड अलोंग द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। यानी 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल और नीचे 2 वेंट्रिकल। तो सिस्टोलिक प्रेशर जब बनता है, यानी लब जो साउंड आता है सबसे पहले, लब डब लब डब, जब लब साउंड आता है तो ये दोनों वेंट्रिकल क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, यानी दब जाते हैं। ये इधर से दबता है, ये इधर से, जैसे ही सिकुड़ता है सारा खून पंप होके ऊपर दोनों में पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर खून डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है। फिर जब खून थोड़ा सा, फिर जब डब साउंड आती है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तब ये खून फिर से क्या होता है, ये लोग फिर से भर जाते हैं, फिर खून यहाँ से फिर से वापस इनके पास आ जाती है। तो लब डब ऐसे करके खून आती है जाती है, आती है जाती है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। यहाँ पर वही लिखा है सिस्टोल के बारे में और डायस्टोल के बारे में। इन ए ह्यूमन एडल्ट एट रेस्ट द हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट बीट कितनी है अपनी, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट लिखी हुई है कि आपने ये मशीन देखी होगी जहाँ पर ऐसे ऐसे करके हार्ट बीट्स अपनी मापी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम लोग ऐसे मापते हैं, यहाँ पर 5 लेटर्स की यूज़ होती है। पी, यहाँ पर लिखा है ना, PQRS ठीक है। तो हमेशा याद रखिए QRS। तो ऐसे मान लीजिए चल रही है, यहाँ पर हुई P, यहाँ पर QR,
एस टी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कितने पी क्यू आर एस टी 1 मिनट में दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। अगर 72 है देन द हार्ट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, बोलने का मतलब वही है। इसी की थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है, द ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक बोलने से जहाँ पर भी कार्डियक है वो हार्ट से रिलेटेड है। ईच पीक इन द ईसीजी यानी ये वाली इज आइडेंटिफाइड विद लेटर पी टू टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, टू कॉरस्पॉन्ड द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस। अभी बता ना क्यू आर एस, क्यू कितने क्यू आर एस बनते हैं उसी से हार्ट बीट मेजर होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी खत्म हो गया। अब जो चीज़ फ्लो कर रही है ज़रा सा उसके बारे में जान लेते हैं। कौन? ब्लड। ब्लड के बारे में क्या है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए, ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू। ठीक है, लिखा है एंड अ मीन्स ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी, यानी हर चीज़ को क्या इधर से उधर लेने का काम, अच्छी चीज़ें दे दे के जाने में और आने टाइम ख़राब चीज़ें ले ले के आने में, दोनों का काम कौन करता है? ब्लड करता है। अच्छा, ब्लड में भी 2 पार्ट रहती है। क्या? एक फ्लूइड पार्ट, जो लिक्विड वाला पार्ट है, प्लाज्मा, जिसका कलर क्या बिल्कुल कलरलेस रहता है, वाइटिश रहता है। और सेल्यूलर पार्ट यानी जहाँ पर ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिनका कलर बिल्कुल रेड रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। आगे सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले वो लिक्विड पार्ट जो है जिसका नाम है प्लाज्मा, उसके बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड यानी वो जो भूसा रहता है ना उस कलर की, स्ट्रॉ कलर्ड विशियस फ्लूइड, विशियस यानी थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड, कॉन्स्टिट्यूटिंग न्यूली 55% ऑफ द ब्लड, यानी हर 100 ml में 55 ml तो प्लाज्मा है उसमें। ठीक है, तो प्लाज्मा है। आपने कभी ये सुना होगा, काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें खून नहीं प्लाज्मा चढ़ता है, तो उनके खून में क्या है, उनके आरबीसी कंटेंट और डब्ल्यूबीसी कंटेंट तो बिल्कुल बढ़िया रहती है, लेकिन ये जो लिक्विड है जहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फ्लो करेगा वो बिल्कुल घट जाती है, जिसका वजह से ब्लड बिल्कुल थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो क्या हार्ट उसे ठीक से पंप नहीं कर पाता है, तो उसकी लिक्विड चीज़ को वापस करने में हम लोग प्लाज्मा इंसर्ट करते हैं बॉडी में, ताकि प्लाज्मा जितनी चढ़ेगी उसका ब्लड उतना पतला होता जाएगा और फ्लो करने में सुविधा होगी। उसके बाद लिखा है 90% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, और ये प्लाज्मा जो खुद 55% ऑफ द ब्लड बनाता है उसकी 90% तो सिर्फ पानी रहता है उसमें, और प्रोटीन मात्रा 6 से 8%। तो इसलिए प्लाज्मा इतना पतला होता है, सॉरी इसलिए प्लाज्मा इतना लिक्विड ही रहता है ताकि ब्लड फ्लो में हेल्प कर सके। यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन यहाँ पर क्या है? फाइब्रिनोजेन हेल्प्स इन क्लॉटिंग। आपकी जब घाव हो जाती है, घाव से थोड़ा देर के लिए खून निकलता है, लेकिन खून ऑटोमेटिक बहना बंद हो जाता है। वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू फाइब्रिनोजेन। उसके बाद अच्छा, ये फाइब्रिनोजेन में भी क्या होता है? गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन्स बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है? ये जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन है इसे एक्टिव फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे फ्लो करना बंद कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर ग्लोब्यूलिन्स, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। अगर खून में कुछ इधर उधर का घुस गया उसे मारना खत्म करना वो ग्लोब्यूलिन्स का काम है। उसके बाद आता है एल्बुमिन्स, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी सॉल्ट की मात्रा खून में कितनी है उसे रेगुलेट करता है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को हटा दे तो क्या बनेगा? सीरम बनता है। इसलिए किसी किसी पेशेंट्स को मात्र सीरम ही चढ़ता है, किसी किसी को पूरा ब्लड चढ़ता है, किसी किसी को बिल्कुल प्लाज्मा चढ़ता है और किसी किसी को मात्र सीरम चढ़ता है। तो ब्लड क्या है? ऐसे मान लीजिए एक वेन डायग्राम में ब्लड, उसका अंदर है प्लाज्मा, उसके अंदर है सीरम। ठीक है, तो ये ब्लड बोलने से काफ़ी बड़ा चीज़ है, प्लाज्मा और सीरम छोटे चीज़ है। अब इस ब्लड के दूसरे फैक्टर्स, यानी लिक्विड पार्ट तो पढ़ लिया, अब सेल्यूलर पार्ट को देख लेते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आता है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है, और इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम 100 ml में रहती है। अगर आपकी हेमोग्लोबिन 13 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स है ऑफ ब्लड, देन यू आर अ फाइन ह्यूमन बींग। तो आप जब भी ब्लड टेस्ट कीजिएगा अपना हेमोग्लोबिन ज़रूर देखिएगा। मेरी अभी प्रेजेंट में 12.6 है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। दे हैव ए रेड कलर। क्यों ये लाल कलर के रेड ब्लड सेल रहता है?
ड्यू टू आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के चलते ही इसे लाल रंग की प्राप्ति होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 100 to 120 डेज, यानी हर 120 दिन के बाद लगभग आरबीसी की डेथ हो जाती है और नई आरबीसी अपनी बॉडी में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये कहाँ पर ख़त्म होती है? लिखा है यहाँ पर, लिखा है द स्प्लीन इज द मेन ऑर्गन वेयर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। हर 100 से 120 दिन बाद स्प्लीन ही उनका लास्ट शमशान घाट है। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। जैसे इसका इरिथ्रोसाइट था, उसका ल्यूकोसाइट्स। इन लोग क्या है? वाइट, कलरलेस। ठीक है, दैट एक्ट एज द डिफेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, इनकी मात्रा कैसे रहती है? जहाँ यहाँ ये जैसे 12 से 16 ग्राम पर 100 ml में रहते हैं, इनकी रहते हैं 6000 to 8000 मिलीमीटरिक क्यूब ऑफ ब्लड, mm3। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फिर क्या होता है? WBC भी 2 भाग में आगे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसे ज़रा सा देख लेते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छा, इसे जूम कर लेते हैं, हाँ इतना ही होगा। यहाँ पर है WBC 2 भाग में डिवाइडेड है, ग्रैन्युलोसाइट्स यानी दानेदार और एग्रेन्युलोसाइट्स यानी अदानेदार। ग्रैन्युलोसाइट्स में मात्र 3 है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अपने आप को ये सब कोई MBBS का तो पढ़ाई नहीं चल रहा है, तो आपको बस इतना जान के रखना है कि ये जो 3 चीज़ है ये दानेदार यानी ग्रैन्युलोसाइट्स में आती है और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एग्रेन्युलोसाइट्स में आती है। ठीक है, बस इतना ही नाम ही खाली याद रखना है, इनका फंक्शन जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लेटलेट्स। अब लास्ट पार्ट ब्लड की आती है, प्लेटलेट्स, जहाँ पर लिखा है प्रोड्यूस्ड बाय द मेगा कैरियोसाइट्स। और मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पर रहती है? इन द बोन मैरो। दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, इनकी फिर रेंज क्या है? जैसा हमने पढ़ा वो आरबीसी वाली 12 से 16, उसके बाद 6000 से 8000 WBC की पढ़ी। इसके कितने रहते हैं? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटरिक क्यूब, mm3 में अगर ये पाया जाए तो आप हेल्दी है। इतने प्लेटलेट्स हर ह्यूमन बॉडी में होने चाहिए। तो इसी के साथ अपना क्या हुआ? इसी के साथ अपना सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले पढ़ा हमने क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके बाद पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं अपने थर्ड फेज में, जिसका नाम है, कहाँ गया? हाँ, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस। ठीक है, श्वास प्रणाली, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इंक्लूडिंग द एयरवेज, लंग and blood vessels responsible for breathing, enabling the body to inhale oxygen and exhale CO2। यानी सांस यहाँ से लेने से लेके पूरा बॉडी का एक चक्कर काट के वापस आने तक का सफ़र को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर पहले थ्योरी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये क्या है? अपनी नेजल पैसेज। ठीक है, यहाँ से सांस ली, नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के जो 2 अपने छेद रहते हैं, वहाँ से हमने हवा ली अंदर। यहाँ पर ऑक्सीजन रिच, हमने एयर अंदर ली। ये क्या है? बक्कल कैविटी, माउथ, मुंह से भी हम लोग सांस लेते हैं। दोनों जगह से सांस ली, सांस यहाँ पर आई और हवा नीचे की ओर ट्रैवल करना शुरू करती है। यहाँ पर लैरिंग्स फेरिंग्स, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से ट्रैकिया होते हुए लंग्स के पास जाती है। और लंग्स की जो सबसे छोटी चीज़ है उसे एल्वियोली कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, एल्वियोली से वो ऑक्सीजन दे देती है ब्लड को, और जो अपनी नई वाली ब्लड आती है उसमें से हम, जो पुरानी वाली ब्लड आती है उसमें से ये एल्वियोली वापस से इसे CO2 दे देता है, और फिर से ये वो CO2 वाला हवा लेके फिर से बाहर फेंक देता है। तो ये जो अंदर जाके लंग्स से घूम के आके ये वाला प्रोसेस है, इसे इस सर्कल को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले माउथ, नोज एंड नेजल कैविटी। क्यों? यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। द नॉस्ट्रिल्स एक्ट एज द एयर इनटेक ब्रिंगिंग एयर इनटू द नोज। ठीक है, पहले सांस ली। टाइनी हेयर्स कॉल्ड सीलिया
ये विली नहीं है, विली कहाँ पर थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी। ये क्या है, ये है सिलिया प्रोटेक्ट द नेजल पैसेज, यानी वो जो नाक के अंदर जो छोटे बाल रहते हैं उनकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये क्या करती हैं, डस्ट या अदर जो भी बाहर के पार्टिकल्स है उससे अंदर जाने में रोकती है, ताकि आपका लंग्स का अंदर फालतू चीज़ जाके भर्ती ना हो, फिल्टरिंग आउट डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। सांस ले ली, सांस अभी कहाँ पर जाएगा, नीचे जाएगा लंग्स के पास। किसके होते हुए जाएगा, फेरिंग्स से होते हुए जाएगा। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू। आपने याद है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो ये क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में काम आता है। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट कैरीज बोथ फूड एंड एयर। एक ही तो पाइप है, वहीं से खाना भी जाएगा, वहीं से सांस भी जाएगा। बट खाना चले जाता है यहाँ से ओसोफेगस होते हुए स्टमक के पास, और सांस जाता है यहाँ से लैरिंग्स होते हुए लंग्स के पास। बस यही डिफरेंस है। आगे जाके ये लैरिंग्स ही है जो खाने और सांस लेने में डिफ्रेंशिएट करके दोनों को अलग अलग विभाजन करके भेज देता है। लैरिंग्स ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स, इट इज़ अ कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो लैरिंग्स का काम क्या है, साउंड प्रोडक्शन का। यहाँ पर आता है, इट इज़ कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप सोचिए, यहाँ से हमने सांस और खाना यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने खाना खाया और यहाँ से सांस लिया, दोनों आई, ये तो फेरिंग्स है। यहाँ पर आगे क्या करता है, यहाँ पर दो भाग में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से एपिग्लॉटिस स्टमक के पास चले जाता है, और यहाँ पर अपना लैरिंग्स लंग्स के पास ये हवा लेके जाती है। अब ये जो लैरिंग्स है, ये वाली चीज़, इस पाइप में एक फ्लैप रहती है ऐसे। अब जब भी सांस लेते हो या कुछ बोलते हो, ये फ्लैप खुल जाती है और हवा का आना जाना यहाँ से चलता रहता है। बट अब जब भी कुछ खाना आता है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से एपिग्लॉटिस जा रहा है, तो यहाँ से खाना यहाँ नहीं आके यहाँ जाए तो ये क्या होता है, तुरंत फटाक से बंद हो जाता है। जैसे बंद हो जाता है, खाने को तो कहीं पर जाना है, तो वो इस वाले पाइप से होते हुए स्टमक के पास चले जाती है। तो ये फ्लैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखा होगा, आप लोग खाना खाते खाते कभी कभी खांसने लग जाते हो, तो वो क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है, जो दाना हम लोग खाते हैं वो ये जो एपिग्लॉटिस रहता है, ये बिल्कुल खुलने और बंद होने में थोड़ा सा गैप होता है। इसी बीच अगर कोई खाने का दाना यहाँ पर फंस जाए तो हम लोग खांसने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न है एपिग्लॉटिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हवा आगे बढ़ता है और ट्रैकिया के पास पहुँचता है। ट्रैकिया में क्या होता है, ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। ठीक है, साउंड बॉक्स किसे कहते थे, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते थे। विंड पाइप किसे कहते हैं, ट्रैकिया को कहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, जो कि लंग्स के पास लेके जाते हैं। अब जैसे ही ट्रैकिया लंग्स में खुलती है, सबसे पहले क्या मिलती है अपनी को, ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस क्या होती है, ईच ब्रोंकस अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोलिस। यानी ब्रोंकियोलिस फिल बनेगी क्या, फिर से विभाजन होकर बनेगी एल्वियोली। ईच ब्रोंकियोली गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वर्ड एल्वियोली। और ये एल्वियोली ही है जो ऑक्सीजन खून में देती है और CO2 खून से निकाल के वापस से सांस में भर के बाहर फेंक देती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हुआ अपना कंप्लीट सांस लेने का। बट हम लोग जब सांस ले रहे हैं, आपने देखा होगा आपकी चेस्ट बिल्कुल बल्ज कर जाती है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं बिल्कुल वो सिकुड़ जाती है। तो ये किसके वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू डायफ्रागम। इट इज़ अ पार्टीशन बिटवीन द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, यानी पेट, और इसको सेपरेट कौन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए डायग्राम में इसे मिटाते हैं। यहाँ पर ये है ना डायफ्रागम, तो ये क्या, ये डिवाइड कर रहा है नीचे के स्टमक वाले एरिया को और ऊपर के लंग्स वाले एरिया को। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या फूल के नीचे चल जाता है। ये जो ऐसे यू बना है ना, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट होकर ऐसे नीचे की ओर बल्ज कर जाता है, तो छाती चौड़ी हो जाती है अपनी तीनों तरफ से। और जैसे ये छोड़ता है, वो क्या पुश करता है, तो छाती फिर से सिकुड़ जाती है अपनी। ठीक है, तो डायफ्राग्राम का यही पार्ट है, टू डिवाइड अपर एब्डोमेन एंड द लोअर वन। इसे मिटाते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा है लंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, यही तो लंग्स है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली नैरोअर देन द राइट लंग. Right lung has 3 lobes.
1 2 3। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स, 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट लंग और राइट लंग में आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए कि लेफ्ट लंग ज़रा सा ज़्यादा पतला और लंबा रहता है और उसमें 2 लोब्स रहती है। इसी के साथ अपना थर्ड यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट। उसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ब्लड के बारे में पढ़ा, और अभी पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर हवा के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके वजह से बाकी सब कोई चल रहे हैं, क्या, नर्वस सिस्टम, जहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम 2 भाग में विभाजित है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या, ये 2 साइकिल है जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के नर्वस सिस्टम में बाकी जो भी है यानी नर्व्स और न्यूरॉन्स, उसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स या न्यूरॉन्स है, सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक न्यूरॉन की फोटो मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये न्यूरॉन की न्यूक्लियस है, ये वाली बीच में जो है, ठीक है, ये वाली बीच में न्यूरॉन की न्यूक्लियस है। यहाँ से जो ऐसे पेड़ पौधे जैसे बाहर निकले हुए हैं, इसे कहते हैं हम लोग डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती है, डेंड्राइट्स रिसीव द सिग्नल। एक न्यूरॉन से जब दूसरी न्यूरॉन के पास सिग्नल आती है तो डेंड्राइट्स को मिलती है। डेंड्राइट्स देन पास दिस टू, क्या, ये बीच वाली पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बॉडी यानी सीपीयू ऑफ द सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर पहुंची, फिर वो क्या करेगी, फिर आगे फिर से ट्रांसफर कर देती है, और ये जो नीचे जड़ जैसी चीज़ है उसे कहते हैं एक्सॉन, ट्रांसमिशन केबल ऑफ द सिग्नल। ठीक है, अच्छा, फिर से यहाँ से एक नई न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगी जिसका ऐसे पेड़ जैसे होंगे, डेंड्राइट्स होगी, फिर से उसकी लंबी बॉडी होगी और उसकी एक्सॉन होगी। तो ये जो ऐसा सीरीज है, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच ये जो पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिनैप्स। इट ट्रांसमिट्स अ न्यूरल इम्पल्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये जो जगह है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन कौन कराता है, सिनैप्सिस कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरॉन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या, ब्रेन, जो कि अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन, ये वाली जो डायग्राम है, ये कैसी वाली डायग्राम है, जो हम लोग ऐसे दूर से देखते हैं ना, ऐसे ऊपर वाली खोपड़ी रहती है, तो इसे हम लोग बीच से ऐसे फाड़ दिए और फाड़ के ये आपको उसकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल व्यू आपको दिखा रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 सेक्शंस, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके बाद फोर ब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा तो मेजॉरिटी फंक्शंस यहीं पर सारी प्ले कर रही होंगे। क्या क्या फंक्शंस है ज़रा सा देख लेते हैं, या क्या क्या पार्ट्स है उसे ज़रा सा देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे मेन पार्ट क्या है अपना, सेरिब्रम, उसके बाद आता है थैलेमस, उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। तो अभी ये तीनों की फंक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, कॉन्शियस थॉट, मेमोरी, इमोशन, रीजनिंग, वॉलेंटरी मूवमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग। अभी आपको ये लग रही होगी कि ये 6 अलग अलग चीज़ है, नहीं, ये 6 अलग अलग चीज़ नहीं है। आप ध्यान दीजिए, चाहे वो कॉन्शियस थॉट हो, मेमोरी हो, इमोशन हो, सेंसरी प्रोसेसिंग हो, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अपने कंट्रोल में है। तो एग्ज़ाम में जब भी ऐसी कोई चीज़ है जो पूरा कंट्रोल शो करता हो, यानी वॉलेंटरी चीज़ हो, वो सेरिब्रम में मार्क कर दी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेरिब्रम में सारी सोची समझी चीज़ें हैं। थैलेमस में क्या है, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर सिग्नल्स। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सेंसरी यानी आपने एक तवा छुआ तो आपको गर्म लगा, यू फेल्ट इट हॉट, लेकिन वहाँ से हाथ हटाना, तो ये जो चीज़ क्या है, सेंसरी और मोटर सिग्नल, ये दोनों को, ये जो चेन बना, इसका फंक्शनिंग का काम है थैलेमस का। और लास्ट वाली हाइपोथैलेमस का काम क्या है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। आपके अंदर जो भूख आती है, पीने की क्षमता आती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जिसे मास्टर ग्लैंड आगे हम लोग पढ़ने वाले, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये हाइपोथैलेमस एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम क्या है, यहाँ पर देखिए कहाँ गई कॉर्पस कॉलोसम, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली लिखा है, इट इज़ द लार्जेस्ट बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन।
और इसका काम क्या है, कनेक्टिंग टू द लेफ्ट एंड राइट सेरिबुलर हेमिस्फीयर। अभी आपको पता है ना खोपड़ा ऐसा रहता है ऊपर से जब देखते हैं, तो ये जो बीच वाली जो लकीर है ये क्या है, यही चीज़ तो है जो दोनों साइड को ऐसे करके बांध के एक दूसरे से चिपका के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, टू फैसिलिटेट इंटर हेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन। ठीक है, दो हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट के बीच में कम्युनिकेशन बराबर चलता जाए, इसका काम है कॉर्पस कॉलोसम का काम। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कुछ खास फंक्शन नहीं, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, तो इसे कहते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद आता है लास्ट में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे एक बार पढ़ लेते हैं, आगे इसे मिटाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम यहाँ पर जो बना ना नीचे वाली ये हिंड ब्रेन पीछे वाली, इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिबेलम, पॉन्स जो कि यहाँ पर बनी हुई है, रुकिए दिखाता हूँ, ये वाली पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिगेंटा ये वाली। ठीक है, तो तीन मेन चीज़ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लिगेंटा को कंसिडर करने से ये हिंड ब्रेन पड़ता है। तो अभी मान लीजिए मैं पूछूंगा सेरिब्रम, बताइए कौन सी पार्ट है, तो अब फोर ब्रेन की पार्ट है ना कि हिंड ब्रेन की। तो ये सब पार्ट्स कहाँ पर ब्रेन के आगे आती है, पीछे आती है कि बीच में आती है, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पॉन्स का काम क्या है, इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। मेड्यूला का काम क्या है, कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। पेट में कितनी एंजाइम छोड़नी है क्या, वो सब काम ब्रेन से ही तो होता है कंट्रोल। उसके बाद यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर ब्रेन खत्म हुआ। अब अपने नर्वस सिस्टम के फाइनल पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड है, ज़रा सा उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड की पूरी हमने बनाई है ना, तो यहाँ पर क्या है, C1 C2 C7 यहाँ पर लिखा है एक पार्ट, उसके बाद लिखा है T2 T7 ऐसे करके T12 तक, उसके बाद L1 से लेके L5 तक। तो आपको ये पता रहना चाहिए वर्टिब्रल फार्मूला है। ठीक है, सर्विकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे और लास्ट में आता है सैक्रम, और सबसे लास्ट में जिसे हम लोग टेल बोन कहते हैं उसका नाम है कॉक्सिक्स। टेल बोन का दूसरा नाम क्या है, कॉक्सिक्स और सैक्रम। तो सी सर्विकल वर्टिब्रे बॉडी में कितने होते हैं, सर्विकल वर्टिब्रे बॉडी में 7 होते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे यहाँ पर देखिए T12 यानी वो 12 होते हैं। लंबर वर्टिब्रे कितने होते हैं, यहाँ पर देखिए 5 यानी 5 होते हैं। तो 7 12 और 5। ठीक है, 7 12 और 5 कैसे याद रखेंगे, 7 + 5 कितना होता है 12। ठीक है, तो C + L इक्वल्स टू T, 7 + 5 इक्वल्स टू 12। तो ये हुई वर्टिब्रल फार्मूला। अच्छा, ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलते हैं, टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहते हैं, जो कि क्रेनियल यानी ब्रेन। ठीक उसी तरह 31 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, अपने स्पाइनल कॉर्ड से। उसे क्या करेंगे, स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से तो क्रेनियल नर्व्स। तो 12 ब्रेन से और 31 स्पाइन से निकलती है। और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ कितना है, 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका काम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास आया, स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी के पास गया, और वहाँ से न्यूरॉन इम्पल्स फिर से लौट के ब्रेन के पास पहुँचता है। इसी के साथ अपना 4th पॉइंट जो कि था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। उसके बाद अपना पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम वो कंप्लीट, उसके बाद पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कंप्लीट, अभी पढ़ा नर्वस सिस्टम वो कंप्लीट। अभी पढ़ते हैं 5th पॉइंट में, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन यानी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट वर्क इंटरडिपेंडेंटली एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स that regulate the body's growth, metabolism, sexual development and other functions। तो ऐसी सारी वो हार्मोन्स जो कि बॉडी सिक्रीट करता है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि ना उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस ये याद रखिए कि एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि अभी ब्रेन में हमने देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर था ना, कहाँ गया बाबू पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। भले ही वो ब्रेन का पार्ट है बट ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इट प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, आपकी हाइट अगर छोटी है तो इसी की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से।
हाइट नहीं बढ़ रही है तो एक्सट्रीमली अगर शॉर्ट है वो डिजीज़ को ड्वार्फिज्म बोलते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा लंबे है वो आदमी उसे जाइगेंटिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ड्वार्फिज्म और जाइगेंटिज्म दो बीमारी है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसफंक्शन के वजह से होती है। उसके बाद आते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। अभी रात के मान लीजिए 10 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? इस मेलाटोनिन की वजह से हो रहा है। ये क्या करता है, अपनी जो बॉडी के 24 आवर्स की जो साइकिल रहती है ना, कि सुबह 6 बजे उठना है, 1 बजे खाना खाना है, 2 बजे सो जाना है, फिर से 4 बजे उठना है, तो ये जो सारी फंक्शन है जो कि बॉडी को एक हैबिट में डाल चुका है, ये सब मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से होती है। तो हु सिक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन? pineal gland secretes melatonin hormone that maintains 24-hour rhythm of our body. पैनक्रियास के बारे में हमने पढ़ा था जब लीवर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। इट इज़ ए क्या है? इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, यानी इट इज़ बोथ एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एंडोक्राइन यानी वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता हार्मोन, और बिना ब्लड के भी पूरा बॉडी में हार्मोन स्प्रेड करने की क्षमता रखता है। कौन? पैनक्रियास। इसलिए इट इज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन यानी डायरेक्ट खून में डाल सकता है, और एक्सोक्राइन यानी खून के बाहर भी वो हार्मोन सिक्रेट कर सकता है। एड्रिनल ग्लैंड आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। किडनी, 2 किडनी बॉडी में रहती है, दोनों किडनी के ऊपर में एक छोटा सा ताज जैसा चीज़ बना रहता है, यही रहता है एड्रिनल ग्लैंड। बॉडी में कितनी एड्रिनल ग्लैंड रहती है? 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के एंटीरियर पार्ट यानी ऊपर वाले पार्ट में एक एड्रिनल ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनैलिन, जो कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन है, यानी लड़ो या भाग जाओ। तो जो दिल धक 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 बढ़ जाता है ना, तो उसके वजह से ये किसके वजह से होता है? ये होता है अपनी एड्रीनलिन ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड पे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 lobes which are located on either side of the trachea। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए, कहाँ गया अपना थायराइड ट्रैकिया? ये रही। यहाँ पर जो ट्रैकिया है ना, यहाँ पर देखिए ये जो जगह फुली हुई है ना, तो ये इस ट्रैकिया के बोथ साइड में ऐसे 2 चीज़ें निकल के आती है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? थायराइड ग्लैंड। तो कितनी थायराइड ग्लैंड रहती है? थायराइड ग्लैंड एक ही रहती है, बट बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया रहती है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, कहाँ गया थायराइड ग्लैंड। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। अगर थायराइड ग्लैंड्स को अच्छा से रखना है तो क्या आयोडीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म या गॉइटर की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आयोडीन यानी नमक खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्टिस, टेस्टिस यानी क्या? मेल सेक्स ऑर्गन। और ओवरी, जो कि आगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने ही वाले हैं। बस या इतना याद रखिए कि ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही है, बट साथ ही साथ में ये लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्यों? ये इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स है क्यों ना, ये जो टेस्टोस्टेरोन छोड़ता है, और ओवरी जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन छोड़ते हैं, ये दोनों ही एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपनी अगली वाली 5th वाली जो थी अपनी एंडोक्राइन सिस्टम, उसे भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर आता है क्या? यहाँ पर देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिमिलर यंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ग्रोन अप इंडिविजुअल्स ऑफ अ रेस। ठीक है, यानी आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन करने का ये एक माध्यम है। अच्छा, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एक मेल सेक्स हार्मोन और एक फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो ये पेयर ऑफ टेस्टिस में क्या होता है? 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। यहाँ से एक ऐसे डक्ट निकली, यहाँ से एक डक्ट निकली, तो 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस, इसे कहते हैं पेनिस। तो अपने 2 टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स और एक पेनिस। ये तो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। लेकिन स्पर्म्स डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते,
पेनिस से हम लोग का जो मिल्की सब्सटेंस निकलता है उसे कहते हैं सीमेन। इस सीमेन के अंदर जो तैरते वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसे कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है। और ये स्पर्म एंड यूरिन बोथ लीव द बॉडी थ्रू किसके, इस पेनिस के द्वारा ही आगे बाहर बॉडी से निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर आते नीचे लिखा है ड्यूरिंग इजैकुलेशन, यानी जब भी वो स्पर्म यानी सीमेन बॉडी के बाहर निकलता है, स्पर्म आर प्रोपेल्ड फ्रॉम द एपिडिडमिस along a duct called the vas डिफरेंस, यानी ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ऐसे छोटे छोटे ट्यूबल्स रहते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एपिडिडमिस। यहाँ से वो जो सीमेन प्रोडक्शन होता है, यहाँ से जैसे निकलता है एक पाइप से होके निकलता है, उस पाइप का क्या नाम है, वास डिफरेंस। अब वो जो पाइप है वो कनेक्टेड रहते हैं डायरेक्ट स्पर्म डक्ट से, यहाँ पर स्पर्म डक्ट से चल जाती है और यहाँ पर आके फिर से पेनिस से होके बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर एपिडिडमिस और वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से होते हुए अपनी स्पर्म डक्ट और स्पर्म डक्ट से फाइनली पेनिस से होते हुए वो बाहर निकल जाती है। ये था स्पर्म का सफ़र। स्पर्म अभी मेल बॉडी के बाहर निकल चुका है। अभी पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे अपनी थी दो टेस्टिस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ओवरी, और ये वाली जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अपने में क्या था, स्पर्म डक्ट, अपने में क्या था, टेस्टिस, यहाँ पर क्या है, ओवरी। तो यहाँ पर भी दो है, वहाँ पर भी दो थी। अच्छा, ये जो आप अंदर वाली चीज़ देख रहे हैं ये वाली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या, सबसे अंदर वाली जिसे कहते हैं एंड्रोमेट्रियम वाल, एंडोमेट्रियम वाल, उसके ठीक बीच वाली मायोमेट्रियम वाल, और एकदम बाहर वाली जिसे पेरीमेट्रियम वाल। तो हर बार क्या होता है, हर महीने में ये जो ओवरी रहता है ये फेलोपियन ट्यूब से निकल के यहाँ पर ओवरी जो ओव्यूल प्रोड्यूस करता है यहाँ पर आता है। अगर वो उस मंथ के उस टाइम में यहाँ पर अगर स्पर्म पहुँच जाए तो वो ओवम और ये एग का अंदर जो स्पर्म का अंदर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जो जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो खुद को यहाँ पर इम्प्लांट कर लेता है इस वाली दीवार पे, और उस समय उस महिला को पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये होता है। जब भी प्रेगनेंसी नहीं हो तो हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहाँ पर ओव्यूल तो एज यूजुअल आएगा, लेकिन यहाँ पर स्पर्म नहीं रहेगा। और जब भी स्पर्म नहीं रहेगा वहाँ पर क्या होगी, ये एंडोमेट्रियम वाल झड़ जाएगी, और जब भी झड़ती है यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू होती है और यहाँ से ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ पीरियड्स यहाँ पर ब्लड फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू दी एंडोमेट्रियम वाल को डैमेज पहुँचाने से ही होता है। लेकिन जब भी इस ओवरी को फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पर एक यहाँ पर स्पर्म ऑलरेडी हो, तब पीरियड्स नहीं होता है और ये वाल सिक्योर होकर रह जाती है, फर्टिलाइजेशन बिगिन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस यानी ये वाली, सर्विक्स यानी ये वाली पोर्शन, और वजाइना यानी ओपनिंग वाली पोर्शन। इसे ही मिला के कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर लिखा है दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary glands यानी स्तन are integrated structurally and functionally so that it helps in the complete process of fertilization and birth and child care। बिना ये दो के जो चाइल्ड अगर मैमरी ग्लैंड ना दिया जाए, फीडिंग सिस्टम यानी ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसीजर ना हो, जहाँ पर बच्चा मदर्स मिल्क ना खा सके, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास हो या फीमेल के पास हो कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों, आगे आफ्टर पोस्ट बर्थ केयर एक मदर अपनी बच्चे की कैसे करेगी, विदाउट द मैमरी ग्लैंड हो ही नहीं सकता। लिखा है दो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जिसे कहते हैं ओवम। मैंने कहा ना, ओवरी से ओवम प्रोडक्शन होकर फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आएगा। इस सर्विक्स से अगर तब स्पर्म यहाँ पर एंट्री कर जाए और वहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पर, एंडोमेट्रियम वाल में, और पीरियड्स नहीं होता है। लेकिन अगर इम्प्लांट ना हो, लड़की प्रेग्नेंट ना हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम वाल बिल्कुल झड़ जाता है और इससे ब्लीडिंग शुरू होती है और यहाँ से पीरियड्स का ब्लड फ्लो करता है। यहाँ पर काफ़ी वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैच्योर एग्स आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी एंड मूव अलॉन्ग द फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। इफ़ एन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, जो मैंने बताया
इट ट्राइज टू एम्बिड इटसेल्फ इन द यूट्रस वॉल, यानी एंडोमेट्रियम में चिपकने की कोशिश करता है, रेडी टू डेवलप इनटू अ फीटस. बट if no egg is fertilized, it tries to embed itself in the if no egg becomes implanted, the uterus lining is shed and this results in a flow of menstrual blood known as periods. जो आपको बताया उसी की थ्योरी यहाँ पर लिख दी है. अच्छा, एक एक्स्ट्रा फन फैक्ट, प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है जिसके बाद अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस शुरू हो जाती है. इट ऑकर्स एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 13 to 15 ईयर्स इन बॉयज़. यानी लड़कियाँ और लड़कियों में प्यूबर्टी पहले होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़. यहाँ पर देखिए एक स्पर्म एक ओवम, जो ओवम का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है ना, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है. अगर ये सफल हो जाए और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये वाले जो कंप्लीट जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर आके चिपक जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है. और उसके बाद आती है लास्ट वाली अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पर लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है ताकि अभी तक जो भी पढ़ा, अभी उसको जो भी बच गया फालतू चीज़, उसको क्या बॉडी से बाहर फेंकना है. तो अभी वो फाइनली हम लोग बाहर फेंक के यहाँ से चले जाएंगे. ठीक है. इट रेगुलेट्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट्स एंड रिटेनिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स. अच्छी चीज़ों को बॉडी में रख के फालतू चीज़ों को बॉडी से बाहर फेंक देना. उसके बाद लिखा है किडनीज. किडनी क्या है? अपने 2 किडनियाँ हैं. लिखा है इट्स फंक्शनल यूनिट इज नोन एज नेफ्रॉन्स. इस किडनी की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं नेफ्रॉन. Each kidney has millions of nephrons that work as tiny filtering units which remove the harmful substance from the blood. Due to continuous blood supply entering and leaving the kidneys, they get their dark red color. क्योंकि ना खून का हमेशा यहाँ पर आना जाना रहता है फिल्ट्रेशन के लिए, इसलिए किडनी का कलर हमेशा बिल्कुल डार्क रेड कलर की वो रहती है. यूरेटर क्या है? अब किडनी से जो भी फिल्टर होके फालतू चीज़ें निकलती है बॉडी से, खून तो यहाँ से वापस निकल के चले जाता है यहाँ पर एओर्टा और रेनल आर्टरी से, बट जो भी फालतू चीज़ें रहती है वो यूरेटर के माध्यम से आके जमा हो जाता है. कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितना है? 300 to 800 ml ऑफ यूरिन ये यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके खुद में रख सकती है. उसके बाद यहाँ पर लिखा है यूरेथ्रा. अभी हमने पढ़ा ना वो जो पेनिस की आगे वाली पार्ट रहती है जहाँ से हम लोग सीमेन रिलीज करते हैं, तो यूरिन हो या सीमेन हो वो यूरेथ्रा पेनिस के ये से निकलती है. बट फीमेल में तो ये यूरेथ्रा क्या वजाइनल ओपनिंग की ओर से रहती है और मेल में पेनिस के फॉर्म में ये रहती है. ठीक है. उसके बाद ये लास्ट अपनी पॉइंट है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. ईच नेफ्रॉन हैज़ ए ग्लोमेरुलस. यानी ये मान लीजिए ये रही अपनी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं और हर एक नेफ्रॉन के अंदर एक ग्लोमेरुलस रहता है. ये क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन करता है. इस ग्लोमेरुलस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, जो कि इस ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्ट करके रखता है. ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स. द फिल्ट्रेट दस ऑब्टेन्ड देन गोज टू अ डक्ट इन अ नेफ्रॉन कॉल्ड रेनल ट्यूबल फॉर फाइनल फिल्ट्रेशन. और इसके बाद भी जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं यूरिन. तो कुछ इस माध्यम से यूरिन से मेजॉरिटी जो यूरिया अपनी बॉडी में रहती है जो कि हार्मफुल रहती है, क्या? यूरिया. ये यूरिया यूरिन के माध्यम से अपनी बॉडी से बाहर निकल जाती है. इसी के साथ अपना ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जहाँ पर हम लोग 5 पार्ट्स की 5 सिस्टम्स कवर कर लेते हैं. अब ले देखे अपने पास और मेजर कुछ 3 चीज़ें बचती हैं, एक आइज़, एक ईयर और एक बोन. ये तीनों मैंने यहाँ पर कवर नहीं की हैं. उसका रीज़न है क्यों ना आने वाले क्लासेस में जो कि नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो डिजीज़ेस वाली, वहाँ पर हम लोग आँख जब पढ़ेंगे, आँख से रिलेटेड सारी बीमारियाँ, बोन से रिलेटेड सारी बीमारियाँ, तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर कवर कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अपनी सारे 7 के 7 इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस सप्तमणि हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है. आपको क्लास कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इस क्लास को यही पे एंड करते हैं. बाय.